मित्रों, चौथा पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग देख लिया। अब इस वाले लेक्चर में हम इकोनॉमिक सर्वे का 7th चैप्टर कि भारत ने ये मैन्युफैक्चरिंग में क्लोथ एंड शू मैन्युफैक्चरिंग पे क्यों भार देना चाहिए एंड 11th चैप्टर ऑन वन इकोनॉमिक इंडिया एक एक करके देखेंगे। लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में सुब्रमण्यम ने 10th चैप्टर में बोला था कि भारत की टेक्सटाइल कंपनियों ने छोटे शहरों में जाके अपने यूनिट्स लगाने चाहिए ताकि वहाँ की महिलाओं को रोजगार मिले। बस अब इस साल वापस वो चेतन भगत की तरह प्लॉट वही रिपीट करते हैं विद सम मॉडिफिकेशंस कि क्लोथ एंड शू फैक्ट्री के ऊपर ज़्यादा भार देना चाहिए ताकि महिलाओं को रोजगार मिले और एक्सपोर्ट के अवसर बढ़े। मित्रों, इस साल ये अरविंद सुब्रमण्यम और चेतन भगत दोनों ही के सितारे बहुत बुलंदी में हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी ने बोला कि इकोनॉमिक सर्वे को अपने सिलेबस में लगा देंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला कि चेतन भगत की 5.1 उसको भी उनके सिलेबस में लगा देंगे। तो मतलब ये दोनों के ही, खैर छोड़ो। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ने ऑथोरिटेरियनिज्म अपनाया, वाशिंगटन कंसेंसस अपनाया, एफडीआई को अनुमति दी और शुरुआत में शूज़, क्लोथ्स, जीन्स ऐसी लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पे फोकस किया। तो अब ये ग्राफ में देखिए, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, ये सभी इनके पोकेमॉन विकसित हो गए। अपना एक भारत देश ही वो रेड कलर वाला देखो एकदम नीचे नीचे, वो पिकाचू है जो कि रायचू में विकसित नहीं हो रहा है। इसलिए हमने भी उन देशों की तरफ क्लोथ, शूज़, जीन्स ऐसी लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए। अगर किसी एक सेक्टर में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो सामने कितनी नई नौकरियां खड़ी होंगी, इस बाबत अरविंद सुब्रमण्यम कुछ प्रोजेक्शन लगाते हैं कि अगर क्लोथ अपैरल इंडस्ट्री के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए तो 24 नई नौकरियां खड़ी होंगी और उनमें से 8 नौकरियां महिलाओं को मिलेंगी। लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री में 3 नौकरियां मिलेंगी। टेक्सटाइल में और फूड प्रोसेसिंग में महिलाओं को 1-1 नौकरी मिल सकती है। और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर या स्टील सेक्टर में 1 लाख रुपया निवेश किया गया तो महिलाओं के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और वैसे भी ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या, उसके चलते ये स्टील ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट वैसे ही नहीं आ रहा है। तो अगर हमने ज़्यादा रोजगार खड़े करने हैं, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना है, देन वी मस्ट इन्वेस्ट इन दिस क्लोथ एंड लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पर ही ऑप्टिमल आउटपुट दिखता है। वैसे भी मित्रों, भारत में ये रूरबनाइजेशन प्रोसेस हो रही है, मतलब छोटे गांव वो धीरे धीरे छोटे शहरों में तब्दील हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो गांव के अंदर एग्रीकल्चर लेबरर का काम करने वाली महिलाओं के पास कुछ काम बचा नहीं। तो अगर क्लोथ, शूज़ इंडस्ट्री वहाँ पर छोटे शहरों में बसाई जाए तो उनको वहाँ पर एकोमोडेट किया जा सकता है, बिकॉज दिस 2 इंडस्ट्रीज आर वेरी फ्रेंडली फॉर वीमेन। पहला कारण कि ये क्लोथ एंड शू इंडस्ट्री में जो स्किल चाहिए, सुइंग, स्टिचिंग, कलर परसेप्शन वगैरह, वो महिलाओं के पास बढ़िया होता है। एंड सेकंड, नेचर ऑफ वर्क इज लाइक दैट कि फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स रख सकते हैं। इवन प्रेगनेंसी के दौरान वो काम घर पे ले जाके भी पूरा कर सकती है, जैसे क्लोथ स्टिचिंग है। सो देयरफॉर वी शुड फोकस ऑन क्लोथ एंड शूज इंडस्ट्री। बांग्लादेश ने भी ऐसा किया। उनके परिधान सेक्टर में विस्तार के कारण महिलाओं की शिक्षा, प्रजनन दर, श्रम बल में महिलाओं की प्रतिभागिता, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इन सभी के अंदर पॉजिटिव एक्सपांशन हुआ। तो हमने भी ऐसा करना चाहिए। मित्रों, चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब वहाँ जो आबादी है उसकी एज बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप उनका लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहा है। आप सोचिए, 15 साल का लड़का साइकिल पंचर बनाने के लिए 15 रुपये लेगा, बट अगर आप 40 साल के आदमी से कहे तो शायद वो 40 रुपये एक्सपेक्ट करेगा। वाई? बिकॉज उसकी एज एक्सपीरियंस वो गिनता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, बच्चों की पढ़ाई, कोचिंग की फीस। सो जैसे जैसे लेबर फोर्स की उम्र बढ़ती है तो लेबर कॉस्ट बढ़ने लगता है। और सामने 2015 में चीन का स्टॉक मार्केट क्रैश हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा था। उसके बाद उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में वैसे ही कमी आई है। तो अगर चीन के अंदर ऐसा वैक्यूम बन रहा है तो सामने भारत का दबदबा होना चाहिए। परंतु हम पाते हैं कि टेक्सटाइल क्षेत्र में बांग्लादेश ने बाजी मार ली, शूज़ इंडस्ट्री में वियतनाम ने बाजी मार ली। यही बात सर्वे ने टेबल के जरिए दिखाई है कि देखो, भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में मंथली वेजेस ऑफ द लेबरर्स चाइना के सामने 1/3 ही हैं। तो सारे उद्योग यहीं पर स्थापित होने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बट ग्रोथ के अंदर जो भी वैक्यूम चाइना का क्रिएट हुआ वो सामने क्लोथ्स में बांग्लादेश ने और शूज़ में वियतनाम ने टक्कर में ले लिया है। तो भारत के ये लेबर लॉज वेज स्ट्रक्चर में समस्या क्या है? मान लीजिए किसी कामदार का मंथली सैलरी 20,000 से कम है, तो उसके हाथ में कितनी आएगी? 55% रोकड़ा है, बाकी तो 45% अलग अलग स्टैट्यूटरी डिडक्शन के नाम पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में चला जाएगा। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम,
लेबर वेलफेयर फंड, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस, पुजलू डिगड़ू करके 45% सैलरी कट जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए बराबर कि भाई वो कामदार को सोशल सिक्योरिटी मिल गई, बट शॉर्ट टर्म उसके हाथ में तो रोकड़ा पैसा कम आ रहा है, तो हाथ तंग रहता है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है, एक समस्या। और सामने उसके मालिक को भी समस्या है। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कामदार का जितना पगार कटा 20%, उतना ही एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से भी दूसरा निकाल के देना होगा, तो दोनों ही नाखुश रहते हैं। मालिक क्योंकि उसको पैसा देना पड़ रहा है ज़्यादा, और मजदूर क्योंकि उसके हाथ में अभी शॉर्ट टर्म के लिए चाहे वो आ नहीं रहा है। तो दोनों मिलके ये तय करते हैं कि मजदूर को नौकरी पे तो रखेंगे बट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं, बस मुंह जुबानी, मतलब इनफॉर्मल जॉब्स विल बी क्रिएटेड। इसलिए ऑन पेपर भारत की कंपनियां साइज में बहुत छोटी दिखती हैं। मान लीजिए मित्रों कि सभी लोगों को फैक्ट्री ने रिटर्न रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट के साथ रखा है, फॉर्मल जॉब्स क्रिएट की है, तो इसके लाभ क्या होंगे? पहला लाभ, वो आदमी जल्दी से नौकरी छोड़ के जाएगा नहीं, तो कंपनी उसके ट्रेनिंग पे, एचआरडी के ऊपर ध्यान देगी। और फिर कंपनी उत्पादन के लिए लेटेस्ट एंड बिगेस्ट मशीनरीज खरीदेगी, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं वो ट्रेनिंग भी कामदार को देगी, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़े, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए। चाइना के अंदर टोटल रजिस्टर्ड कंपनीज, उनमें से 28% कंपनियां ऐसी है जहां पर 500 से अधिक वर्कर्स हैं और वो ये सब कर रही हैं, तो इमेजिन वहां पर कितना बढ़िया काम होता होगा। और उसके सामने भारत के अंदर हार्डली 10% फर्म्स ऐसी है जहां पर 500 से ज़्यादा कामदार हैं, मतलब इनफॉर्मल जॉब्स ज़्यादा हैं, छोटे यूनिट्स ज़्यादा हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, ट्रेनिंग में उसको नई कोई स्किल दें ऐसा मालिक के पास इंसेंटिव भी नहीं है। तो प्रश्न होता है कि भारत के एंटरप्रेन्योर ऐसी छोटी छोटी कंपनियां क्यों बनाते? वो दमखम और जिगर लगा के, साहस दिखा के बड़ी कंपनी क्यों खड़ी नहीं करते? क्योंकि छोटी कंपनी होने के लाभ ज़्यादा हैं। 1-1.5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर होगा तो कोई एक्साइज ड्यूटी लगती नहीं थी। अगर जैसे बढ़ गए तो एक तो अलग अलग टैक्स लगेंगे, साथ ही साथ ये ईपीएफओ, फैक्ट्री, उसके इंस्पेक्टर राज, कंप्लायंस कॉस्ट वो बढ़ते जाएंगे। इसलिए उद्योगपतियों के पास ये इंटरनल मोटिवेशन आता नहीं था कि एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएं हम लोग। इसलिए नए इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि ये सोशल सिक्योरिटी, फैक्ट्री लेबर लॉज के हिसाब से जो रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल बढ़ गया है उसको कम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉई को ऑप्शनल होना चाहिए, उसको मर्जी हो तो ही उसका 12% पगार काट के ईपीएफओ में देना चाहिए। उसी प्रकार मालिक की जेब से जो 12% कट रहा है, क्या वो ईपीएफओ में जाना चाहिए या नेशनल पेंशन स्कीम में जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी ऑप्शनल हों। अगर कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सस्ते में कामदार का बीमा कर रही है, फिर भी कंपनी ने ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC से लेना पड़ेगा बीमा, ये सारी चीज़ों पे जो कंप्लायंस कॉस्ट और इंस्पेक्टर टाइप की चीज़ें हैं उसे कम करने की आवश्यकता है। तभी मालिक के पास मोटिवेशन रहेगा कि वो सब लोगों को फॉर्मल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के साथ नौकरी पे रखे। ऐसा भी नहीं कि सरकार को ये सारी समस्याओं की जानकारी नहीं, उसके सामने लड़ने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। मित्रों, EPFO कानून के अंतर्गत जो भी कामदार की सैलरी 15,000 से कम है उसकी पगार का 12% कट के EPFO में जाता है, और सामने मालिक ने भी अपनी जेब से 12% काट के कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। वो 12% का 8.33% जाएगा एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में एंड 3.66% जाता था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। अब ये सारी चीज़ों से दोनों जने बचने के लिए इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते थे। तो 2016 में सरकार लेके आई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जहाँ पर बोला गया कि जो जो नए आदमियों को आप भर्ती करेंगे 15,000 से कम पगार में, वहाँ पर ये ऑरेंज कलर का जो मालिक ने पोर्शन कंट्रीब्यूट करना था वो लेबर मिनिस्ट्री कंट्रीब्यूट करेगी फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने आगे चल के बोला कि टेक्सटाइल यूनिट में जो भी नए लोगों को नौकरी पे रखोगे फॉर लेस देन 15,000 पर मंथ सैलरी, तो वहाँ पर ये पिंक वाला पोर्शन हम कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि मालिक के ऊपर ये सब कंट्रीब्यूट करने की फॉर द फर्स्ट 3 years जिम्मेदारी न रहे, तो उसे मोटिवेशन रहे कि फॉर्मल जॉब के स्वरूप में इसको नौकरी पे लेते हैं, देन ही विल हैव मोटिवेशन टू ट्रेन देम एंड एक्सपांड द कंपनी। खैर, ये तो अब 2016-17 में किया, तो इतने साल नहीं किया था, इसलिए तो खड्डे में गया था। तो मित्रों, क्लॉथ एंड शूज उत्पादन करने के लिए अपने पास लेबर फोर्स है, यस, पर ये लेबर लॉस के चलते समस्या रही। दूसरी समस्या लॉजिस्टिक्स, मतलब संभार तंत्र। तो फिर इडली तंत्र क्या है? खैर, मान लीजिए हमने क्लोथ्स एंड शूज विपुल मात्रा में उत्पादन कर दिया, तो क्या सीधा कार्गो कंटेनर में भर के भारत से हम अमेरिका भेज सकते हैं? ना, क्योंकि ऐसे वेरी लार्ज कंटेनर शिप को पार्क करके लोडिंग अनलोडिंग करना, उसके लिए जो बर्थ कैपेसिटी चाहिए वो भारत के इवन मेजर पोर्ट्स में भी समस्या है। इसलिए हमने जो भी उत्पादन किया वो सारा कार्गो कंटेनर में रखेंगे और भारत से उसको श्रीलंका भेजेंगे, श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में, फिर वेरी लार्ज कंटेनर शिप में उसको चढ़ाया जाएगा और फिर वहाँ से वो अमेरिका जाएगा। तो सोचो, 2 जगह पे कस्टम क्लियरेंस,
लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, टाइम वेस्टेड। तो भारत से अमेरिका माल पहुंचाने के लिए 28 डेज लगते हैं, जबकि चीन और वियतनाम वाले हार्डली 14 डेज, आधे ही समय में अपना माल पहुंचा देते हैं। और ये लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्ट के जो कॉस्ट एम्बेड हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, तो फाइनल एमआरपी अमेरिका वालों को भारत का माल महंगा दिखेगा, चाइना वियतनाम का सस्ता दिखेगा, तो वही बिकेगा। तो मित्रों, क्लोथ शू इंडस्ट्री की लेबर लॉ वाली समस्या देख ली, लॉजिस्टिक वाली समस्या देख ली। तीसरी समस्या है टैक्सेशन। क्लोथ एंड शू इंडस्ट्री पर लगने वाले एक्साइज एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज डिस्टॉर्शन देखिए। हमारी सरकार कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर कम टैक्स लगाती है, सिंथेटिक वस्त्रों के ऊपर ज़्यादा लगाती है। ये लॉजिक के साथ कि सिंथेटिक चीज़ खराब है, कॉटन को, खादी को प्रमोट करना है। परंतु विश्व बाजार में तो लोग सिंथेटिक कपड़े पहनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वाई? क्योंकि इस्त्री पूरा दिन रहती है, चमक रहती है, हर बार धो के वो स्टार्ट लगाना नहीं पड़ता। पर वो वाली चीज़ पे हमने ज़्यादा टैक्स टैरिफ लगा दिया, तो सोचो फिर वो विश्व बाजार में खरीदना कौन पसंद करेगा। उसी प्रकार लेदर शूज़ के सामने सिंथेटिक शूज़ के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। ये लॉजिक के साथ कि लेदर शूज़ तो बायोडिग्रेडेबल और बैकएंड में बहुत सारे गरीब कम्युनिटीज़ का रोजी रोटी उसके साथ जुड़ा हुआ है। पर अगेन विश्व बाजार में तो लोग ये सिंथेटिक फुटवेयर ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं और सस्ते भी होते हैं कंपेयर टू लेदर प्रोडक्ट्स। सो अगेन टैक्स टैरिफ के हिसाब से आप सोचो कि भारत का माल अमेरिका जाएगा, यूरोपियन यूनियन में जाएगा, तो चाइना वियतनाम का माल सस्ता दिखेगा सबको। इसलिए अरविंद सुब्रमण्यम बोलते हैं कि ये जीएसटी के अंदर इस प्रकार के टैक्स डिस्टॉर्शन को यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत है एंड एक्सपोर्ट्स विल बी जीरो रेटेड, तो उस हिसाब से फिर अपना एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। भारत में जो भी क्लोथ एंड शूज़ मैन्युफैक्चर हुए उसके ऊपर लगने वाली एक्साइज एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी के चलते नुकसान हो रहा था, हमने समझ लिया। अब यही माल जब विदेशी बाजार में बिकने जाएगा तो सामने वाली पार्टी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी, तब क्या? बांग्लादेश में बने क्लोथ एंड शूज़ जब यूरोपियन यूनियन में बिकने जाएंगे तो यूरोपियन यूनियन वाले उसके ऊपर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे? 0%, बिकॉज बांग्लादेश इज अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो वो WTO का ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस उनको दिया जाता है। उसी प्रकार अमेरिका वाले इथियोपिया से आने वाले माल सामान पे कोई ड्यूटी नहीं लगाते, बिकॉज इथियोपिया इज ऑल्सो अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। वियतनाम से यूरोपियन यूनियन जाने वाला माल तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के हिसाब से वो सस्ता दिखेगा। भारत का माल उधर गया तो 9 to 12% इंपोर्ट ड्यूटी वो मांगते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में बसने वाली जनता को ये बांग्लादेश वियतनाम का माल भारत के सामने सस्ता दिखेगा, ज़्यादा खरीदेंगे। यही बात सर्वे ने टेबल के जरिए दिखाई है। इसीलिए नए इकोनॉमिक सर्वे ने सुझाव दिया कि भारत ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहिए, ताकि एपरल, लेदर गुड्स, फुटवेयर के अंदर लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सके और $1 मिलियन का हम एक्सपोर्ट भी कर सके। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री की खुद की क्या समस्याएं हैं? पूरे विश्व में टोटल कैटल पॉपुलेशन में भारत का कितना हिस्सा? आप ग्राफ में पाएंगे पहले से कम हो रहा है, मतलब कि भारत के अंदर भी कैटल की आबादी शायद कम हो रही है और विश्व में दूसरे कुछ ऐसे देश है जहां पर कैपिटल की आबादी बढ़ रही है, देयरफॉर आवर परसेंटेज शेयर इज डिक्लाइनिंग। साथ ही साथ ग्लोबल शेयर इन कैटल, हाइड एंड स्किन एक्सपोर्ट, वो भी आप देखिए ग्राफ में कम हो रहा है। तो ये लेदर इंडस्ट्री की खुद की समस्याएं क्या हैं? 2016 मेंस के लिए मैंने ये एक वीडियो में पढ़ाया था, बट क्योंकि 2016 की मेंस में नहीं पूछा एंड इट इज़ अ कंटेम्पररी इशू, तो प्रीलिम खत्म होने के बाद 2017 की मेंस के लिए खुद से देख लेना ये वाले लिंक में। मित्रों, क्लॉथ एंड शूज़ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में भारत को क्या क्या समस्या आ रही है वो हमने देख लिया, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। अगर किसी हेलमेट के ऊपर ISI मार्क होगा देन यू आर अश्योर्ड ऑफ इट्स क्वालिटी। ऑन सिमिलर लॉजिक 2015 में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इंडिया हैंडलूम ब्रांड लेके आए। जो भी कपड़े के ऊपर ये मार्क लगा हो तो भारत का व्यक्ति और विदेशी व्यक्ति ही कैन बी अश्योर्ड कि ये हाथ से बनाया गया है, बुना गया है, नेचुरल फाइबर है, सेफ डाई है, कोई डिफेक्ट नहीं, कोई चाइल्ड लेबर नहीं। तो भारत के अंदर जो रिच पीपल, अपर मिडिल क्लास, अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर वेरी कॉन्शियस कस्टमर्स, वो सब ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए उनकी चाहना रहती है। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेपरेट एंड स्पेशल ब्रांड फॉर आवर सेल्व्स। तो ये कदम उठाया गया। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट विकास के लिए अलग अलग जो योजनाएं चलती थी उनको जमा करके 2015 में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लेकर आई नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसका एक वर्टिकल है दस्तकार सशक्तिकरण योजना, जिसके अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाली फैमिलीज के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। फिर उन सबको मिला के अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर डेवलपमेंट किया जाएगा। और फिर आप सोचिए उन सभी से माल सामान लेके उनका ब्रांडिंग, पैकेजिंग ये इंडिया हैंडलूम मार्क का ऊपर लगा के
फिर बेचा जाएगा तो अमेरिका इंग्लैंड में हाँ अद्भुत अद्भुत करके वो प्रीमियम चीज़ है ऐसा बोल के खरीद लेंगे। और साथ ही साथ इनको लोन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे किसानों का क्रेडिट कार्ड होता है उसी प्रकार वीवर्स को क्रेडिट कार्ड देने का शुरू किया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने। इनका एक सेंट्रल वूल बोर्ड है जो कि लद्दाख, कारगिल के अंदर बनने वाली ये पश्मीना वूल प्रोडक्ट्स, शॉल वगैरह, उसको एक्सपोर्ट और प्रमोशन के लिए काम देखता है। मित्रों, भारत के अंदर सिल्क की सभी 4 वैरायटी पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मलबेरी सिल्क, देन एरी, देन टसर, देन मुगा। मैंने इस प्रकार से रैंकिंग बना के आपको दिया है क्योंकि हाल ही के वर्षों में CDS या CAPF परीक्षा में ये पूछा गया था। खैर, इन सभी के उत्पादन और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के हाथ के नीचे काम करती है। सिमिलरली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री के नीचे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब ये KVIC का ऑब्जेक्टिव 3 है। वर्बेटिम ये इंडिया ईयरबुक से उठा के अभी हाल ही के एक CAPF परीक्षा में पूछ लिया था, सो अगेन आई हैव गिवन। क्योंकि UPSC प्रीलिम परीक्षा भी लेती है, CDS एंड CAPF भी लेती है, तो आप पाएंगे कि कुछ सवालों के थीम्स रिसाइकल होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको इधर दिए, जरा शांति से ये पढ़ लेना। खैर, हम तो देख रहे थे ये 7 चैप्टर क्लॉथ एंड शूज, उसकी मदद से लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग करे और हम आगे बढ़े। तो ये पूरे प्रकरण का बाहुबली 2 द कंक्लूजन क्या होगा कि ये सब करना चाहिए। उसके लिए लेबर लॉज में सुधार की आवश्यकता, टैक्स टैरिफ स्ट्रक्चर ठीक करो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो यूरोपियन यूनियन के साथ, इंग्लैंड के साथ, सो देन इट कैन हेल्प अवर एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मित्रों, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, और मैन्युफैक्चरिंग में भी ये लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे क्लॉथ एंड शूज पे क्यों फोकस करे वो भी समझ लिया। नाउ थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज सर्विस सेक्टर। अब वहाँ पर कौन सी सर्विस में ज़्यादा GDP बनता है, कहाँ पर ज़्यादा निवेश आ रहा है, रैंकिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, वो सब करने का कोई कॉस्ट बेनिफिट लगता नहीं तो छोड़ो उसको। IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI आता है, परंतु पेटेंट इनोवेशन के नाम पर जितना सिलिकॉन वैली में चल रहा है उसके सामने भारत में बहुत कम है। ट्रैवल टूरिज्म के प्रोत्साहन के लिए कौन कौन सी योजनाएं, तो हम 5th पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आराम से पढ़ेंगे। स्टार्टअप बबल के बारे में सर्वे का क्या सोचना है, मैं लास्ट ईयर 164 में आपको पढ़ा चुका हूँ। भारत में अर्बन न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, तो सारी चीज़ें हाथ से बनाने की बजाय वो रेडीमेड पसंद करते हैं। जैसे पराठे के बदले कैलॉग्स, ब्रेकफास्ट सीरियल, अचार और चटनी पापड़ वो सब घर पे पहले बनाते थे, अब वो भी हल्दीराम रेडीमेड सब कुछ खरीद लेंगे। बट वो सारी चीज़ें मेंस पेपर 3 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, अभी के लिए छोड़ो उसको। मैन्युफैक्चरिंग समझ लिया। अब वो सारा माल सामान जो बन के बिकने को गया, व्यापार, ट्रेड, दैट इज अ सर्विस। और सर्विस के बारे में नए इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर 11 क्या बोलता है, वन इकोनॉमिक इंडिया क्यों क्रिएट करना है, दैट वी विल स्टडी। दोस्तों, लास्ट ईयर के सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम ने फॉरेन ट्रेड के कुछ वेरिएबल समझाए थे कि दो देशों के बीच होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका, वहाँ पर जो आईफोन बने, डेल लैपटॉप बने या ऐसी कोई प्रीमियम सॉफ्टवेयर बना, उसके चाहक और खरीदार सबसे ज़्यादा किधर मिलेंगे, सामने ऐसा ही जो मालदार देश होगा, यूरोपियन यूनियन के अलग अलग मेंबर्स, राइट। सो द फॉरेन ट्रेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड इट विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना व्यापार कनाडा और अमेरिका के बीच होगा, उसके सामने कनाडा से लेके केन्या में व्यापार कम होगा। वाई? बिकॉज डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से लैंग्वेज, पॉलिसी, पॉलिटिकल बैरियर्स वो बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट ईयर के सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम ने इंटरनेशनल ट्रेड में ये वेरिएबल कैसे काम करते हैं वो समझाए। बस अब इस वाले सर्वे में वो चेतन भगत बन गए कि वही वाले वेरिएबल हम लोग इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर लागू करके देखते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड में दो मालदार देश हैं, उनके बीच बहुत सारा ट्रेड होने चाहिए। सो ऑन दैट लॉजिक भारत के अंदर भी GSDP के हिसाब से जो एकदम मालदार राज्य हैं उनके बीच ज़्यादा ट्रेड होना चाहिए। बट इन रियलिटी सुब्रमण्यम ने पाया कि इट इज़ लेस इलास्टिक देन USA। समझते हैं, अमेरिका का एक मालदार राज्य कैलिफोर्निया, वहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर बना, IT गैजेट बना, तो वो ज़्यादा कहाँ पर खपत होगी, अमेरिका के दूसरे मालदार राज्य न्यूयॉर्क के अंदर। परंतु अमेरिका के खुद के यूपी बिहार जैसे पिछड़े राज्य, मतलब लुइजियाना, केंटकी, वहाँ पर उसकी खपत कम होगी, राइट। सो दिस इज द इलास्टिसिटी। परंतु भारत के अंदर ये लेस इलास्टिक है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच इतना व्यापार हो तो सामने गुजरात और आसाम या हिमाचल के बीच भी ठीक ठाक व्यापार हो ही जाता है। सो लेस इलास्टिक देन USA। फॉरेन ट्रेड थियरी में हमने पढ़ा
कि दो देशों के बीच जैसे डिस्टेंस बढ़े तो ट्रेड कम होना चाहिए, मतलब कनाडा टू यूएसए ज़्यादा होना चाहिए, कनाडा टू केन्या कम होना चाहिए। तो ऑन दैट लॉजिक भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि गुजरात महाराष्ट्र में ज़्यादा होना चाहिए, गुजरात और केरला या गुजरात या आसाम में कम होना चाहिए। बट दैट इज ऑल्सो लेस इलास्टिक देन इंटर स्टेट ट्रेड इन यूएसए। जैसे जैसे लैंग्वेज बैरियर बढ़े तो ट्रेड कम होना चाहिए, अगेन कनाडा टू केन्या। उस लॉजिक पे भारत में भी ये गुजरात से तमिलनाडु केरला में कम ट्रेड होना चाहिए कंपेयर टू जो आर्म्स लेंथ डिस्टेंस में राज्य हैं, जैसे गुजरात राजस्थान, गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र। तो भाषा, संस्कृति, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर काफ़ी समानताएं हैं, तो आपस में इनका आर्म्स लेंथ ट्रेडिंग ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दूसरे अलग भाषा वाले राज्य। बट ऐसा भी कोई एविडेंस सुब्रमण्यम को मिला नहीं। तो ये अपनी थियरी रियलिटी में गलत कैसे साबित हो गई? हाउ इज दिस पॉसिबल? कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा अरविंद सुब्रमण्यम को प्रश्न है। तो सुब्रमण्यम इन सब का बिग डेटा एनालिटिक्स शुरू करते हैं। पहली थियरी थी अपनी कि जीएसडीपी के हिसाब से जो अमीर राज्य हैं उनके बीच ज़्यादा ट्रेड होना चाहिए, गरीब राज्यों के साथ उन्होंने कम ट्रेड करना चाहिए। बट दैट इज़ लेस इलास्टिक देन यूएसए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एक्साइज एक्ट में कोई भी उद्योगपति नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इवन गुजरात का कच्छ प्रदेश, वहाँ पर अगर उद्योग लगाता है तो कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन इज गिवन। सरकार का उद्देश्य तो बहुत नेक है कि उस बहाने उधर भी अगर फैक्ट्री लगे, कोई रोजगार के अवसर बढ़े, तो ये उग्रवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी की समस्या कम हो। बट दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू शिफ्ट रियल और रिपोर्टेड प्रोडक्शन टू दोज एरियाज। समझते हैं, गुजरात के अंदर अंकलेश्वर में ही दवाई बनाई हो और गुजरात में ही यूज़ हो रही हो तो एक्साइज लगेगी। बट मान लीजिए वो फार्मास्यूटिकल कंपनी कागज़ पे ऐसा दिखा है कि नहीं, ये तो हिमाचल प्रदेश में हमारी फैक्ट्री का यूनिट है, वहाँ से टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करके हम लाए हैं। रिपोर्टेड प्रोडक्शन इज शिफ्टेड समवेयर टू एंजॉय दैट एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन ऑन एक्साइज ड्यूटी। तो फिर तो आंकड़ों के हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र वो हिमाचल प्रदेश जैसे दूर के और गरीब राज्य के साथ भी इतना सारा व्यापार कर रहे हैं। बट ये एक प्रकार से फर्जीवाड़ा है। वन थिंग, मान लीजिए रियली किसी उद्योगपति ने वहाँ पर एकम लगाया हो, जैसे आसाम से, और फिर आंध्र प्रदेश में वो सामान भेज रहे हैं फॉर एक्साइज ड्यूटी बेनिफिट। ये भी इकोनॉमी के लिए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मित्रों रेलवे पैसेंजर भाड़े सस्ते रखते हैं, तो जो नुकसानी हुई, कम मुनाफा हुआ, उसकी भरपाई के लिए माल सामान फ्रेट चार्जेस ज़्यादा रखते हैं। तो ये क्या है? क्रॉस सब्सिडाइजेशन। अब ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन करने के लिए माल सामान के ऊपर ट्रांसपोर्ट में भाड़ा ज़्यादा लगता है, तो अल्टीमेटली एंड यूज़र की जेब पे वो बोझ ज़्यादा पड़ेगा। और यही वाला माल फिर आंध्र प्रदेश, वहाँ से आप याद करो अपने संभार तंत्र लॉजिस्टिक की समस्या, तो विशाखापट्टनम से फिर वो कोलंबो जाएगा और कोलंबो से अमेरिका जाएगा। तो एंड यूज़र सोचेगा ये तो बहुत महंगी चीज़ है बिकॉज ऑफ दिस एम्बेडेड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सो देयरफॉर दे विल प्रीफर टू बाय समथिंग फ्रॉम वियतनाम एंड चाइना। दूसरा वेरिएबल कि लैंग्वेज बैरियर के हिसाब से गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात, आसाम के बीच कम ट्रेडिंग होना चाहिए, बट ऐसा कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला? आप याद करो, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सामान बिकने को जाएगा तो केंद्र सरकार का सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, परंतु केवल ट्रांसपोर्ट होगा तो वो सेंट्रल सेल टैक्स नहीं लगता था। इसी कारण से सब उद्योगपति अलग अलग राज्यों में अपने वेयर हाउस बनाते थे। वेयर हाउसिंग ऑब्सेशन जीएसटी में हमने पढ़ा था। अब समझिए, कोई व्यापारी अपने ही राज्य से कोई रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स खरीदता है, उसने वैट भरना पड़ता था और वैट की क्रेडिट मिलती थी। पर आंध्र प्रदेश के अंदर उनकी राज्य सरकार ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कुछ चीज़ों पर व्यापारी को वैट क्रेडिट नहीं देते थे, एंड देयरफॉर उनके व्यापारी आंध्र प्रदेश में भले माल सामान मिलता हो, फिर भी वो गुजरात या जिस भी राज्य में उनको रेट आर्बिट्राज के हिसाब से सस्ते में दिखता हो, उधर से माल लेके आते थे और सेंट्रल सेल टैक्स वो लगता, बट वहाँ पर ये वेयर हाउसिंग के नाम पे फर्जीवाड़ा करके सारी चीज़ को सेटल कर दिया जाता था। मित्रों, नए इकोनॉमिक सर्वे ने तो एक टेबल के जरिए पूरा कैलकुलेशन दिखाया है कि कैसे वैट सीएसटी सिस्टम में रेट आर्बिट्राज टैक्स डिस्टॉर्शन होता था। हमने सीए की परीक्षा नहीं देनी है, इसलिए ये पूरे टेबल को आप इग्नोर करें। बस इतना याद रखना कि आंध्र और दूसरे राज्य सभी चीज़ों के ऊपर वैट इनपुट क्रेडिट नहीं देते थे, परिणाम स्वरूप डिस्टॉर्शन होता था, परंतु जीएसटी के अंदर वो सब खत्म हो जाएगा और अपनी इकोनॉमी को और लाभ होगा। मित्रों, टैक्सेशन लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में उनकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी टैक्स मिलाकर डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा उनको कलेक्शन आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में कम आता है। भारत का केस उससे उल्टा है, मतलब वो एक प्रकार से सबूत है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। उसी प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में उनका
फॉरेन ट्रेड उनके इंटरनल ट्रेड से ज़्यादा होता है। जैसे कि अमेरिका में उसका फॉरेन ट्रेड इंटरस्टेट ट्रेड से 2.5 गुना ज़्यादा है, तो वो भी एक प्रकार से उनके विकसित होने का एक सबूत है। और भारत और चीन अभी वहाँ तक पहुँचना बाकी है। सो इन इंडिया यू विल फाइंड दैट आवर इंटरनल ट्रेड इज़ 1.7 टाइम्स हायर देन आवर फॉरेन ट्रेड, और ऐसा ही चीन में 1.6 टाइम्स है। परंतु इतना सारा इंटरनल ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड, वो कोई जेन्युइन ग्रोथ की निशानी नहीं है। हमने अब तक पढ़ ही लिया कि कैसे एक्साइज ड्यूटी का लाभ लेने के लिए दूर दराज के राज्यों में फैक्ट्री लगाई जाती थी, या फिर कि ऑन पेपर दिखाया जाता था खाली कि प्रोडक्शन उधर हो रहा है, बाकी असल में तो गुजरात महाराष्ट्र में ही काम हो रहा हो। सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न हाउ CST एंड वैट के रेट आर्बिट्राज के चलते वो अंतर्राज्य व्यापार ज़्यादा दिख रहा था। होपफुली GST आने पर ये सारी समस्याएं कम होगी, तो फिर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में होता है ऐसे हमारा फॉरेन ट्रेड ज़्यादा दिखेगा, इंटरनल ट्रेड कम दिखेगा। फॉरेन ट्रेड का मर्केंटाइलिज्म व्यू ये कहता है कि अगर आपके देश ने कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर दी तो वो अच्छी बात है क्योंकि सामने से धन आएगा, लेकिन आपने अगर कोई चीज़ इंपोर्ट की तो वो खराब बात है क्योंकि आपका धन विदेश में चला जाएगा। तो अगर फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ के ये वाले नज़रिए को भी मान लिया जाए, सो ऑन दैट लॉजिक ऑल्सो अपना जो इंटरनल ट्रेड है उसके सामने हमने फॉरेन ट्रेड बढ़ाना चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। आप पाएंगे कि भारत के अंदर रिच स्टेट दे यूजुअली हैव पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू व्हाट दे आर इंपोर्टिंग। ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव एज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग बेस बना है। बट उसके सामने ये जो पिछड़े राज्य हैं उधर नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू व्हाट दे आर एक्सपोर्टिंग। उसके कारण वापस वही बोल बच्चन कि भाई एड कर से, रिसोर्स कर से, पुअर गवर्नेंस। हाँ, केरला एक अपवाद है, बट अगेन वो तो दारू में भी अपवाद है, तो छोड़ो उसे। यूपी और हरियाणा हम मान के चलते थे कि कृषि प्रधान राज्य हैं, बट सर्वे ने पाया कि वो भी अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी विद दिस NCR एंड दिल्ली रीजन। वहाँ खरीदार मिल जाएंगे, ग्राहक मिल जाएंगे। अब ऐसे राज्यों को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में भी वो दमखम लगा के आगे बढ़ सकें। लेकिन उसकी पूर्व शर्त, प्री रिक्विजिट है दैट वी मस्ट क्रिएट वन इकोनॉमिक इंडिया, मतलब एक फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन, एक टैक्स से ही पूरा इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड हो जाए, तभी ऐसा अच्छा काम हो सकता है। इस अनुसंधान में नए सर्वे में कुछ पॉलिटी रिलेटेड बातें की गई हैं, जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 13, वहाँ पर लिखा है कि पूरे भारत में फ्री ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स होगा, लेकिन पार्लियामेंट को अगर लगे कि जनहित में कुछ रिस्ट्रिक्शन खड़े करने हैं, दे कैन डू इट। सिमिलरली राज्यों की विधानसभाओं को भी पावर दिए गए, बट ऐसा कोई भी बिल होगा तो पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर ही बने एडिबल ऑयल पे उनका सेल टैक्स नहीं लगता था, परंतु बाहर के राज्य से आने वाले माल पर वो 4 to 8% सेल टैक्स लगाते थे। इसके खिलाफ एक महावीर ऑयल मिल्स सुप्रीम कोर्ट में गई, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के हित में फैसला लिया, ये शर्त के साथ कि इस प्रकार का जो भी इंटरनल बैरियर आपने क्रिएट किया है सेल टैक्स के द्वारा, तो टैक्स में जो भी पैसा है वो लोकल एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के विकास के लिए लगना चाहिए। तो एक प्रकार से कंपेंसेटरी टैक्स थियरी। परंतु आगे 2016 के अंदर जिंदाल इंडस्ट्री केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपना पुराना वाला जजमेंट से अलग दिया। इन अदर वर्ड्स, ये एक राज्य दूसरे राज्यों से आने वाले सामान पर कोई एंट्री टैक्स बैरियर क्रिएट करे, वो सुप्रीम कोर्ट को भी पसंद नहीं। पर फिर भी राज्यों के पास ये हक तो अभी भी है, बिकॉज 7 शेड्यूल के अंदर एंट्री टैक्स लगाने की उनकी सत्ता है। सो दिस इज कन्फ्लिक्टिंग विद दिस ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मित्रों, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उस हिसाब से पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभा को हक दिए गए कि आप ये वाले विषय पे कानून बना सकते हैं। मान लीजिए वो लिस्ट में ना दिया गया हो, ऐसा कोई नया विषय आ जाए, तो उसके ऊपर कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट के पास वो रेसिड्यूअरी पावर्स हैं, बिकॉज वी आर नॉट अ फुल्ली फेडरल कंट्री। लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ट्रूली फेडरल, तो वहाँ पर सभी रेसिड्यूअरी लेजिस्लेटिव पावर्स वो राज्य सरकार की विधानसभाओं के पास है। बट फिर भी अमेरिका ने ऐसा फुल्ली एंड ट्रूली फेडरल कंट्री होने के बावजूद भी इंटर स्टेट ट्रेड ये विषय को यूएस कांग्रेस के हक में रखा, मतलब उनकी केवल लोकसभा ही इंटर स्टेट ट्रेड पे कानून और नियम बना सकती है। उसी के चलते अमेरिका में ये इंटरनल बैरियर्स, टैक्स डिस्टॉर्शन बहुत कम है, और हमने देखा कि कैसे अमेरिका का फॉरेन ट्रेड उसके इंटरनल ट्रेड से 2.5 गुना ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दैट। जबकि भारत में तो उल्टा है, अपना फॉरेन ट्रेड कम है और इंटर स्टेट ट्रेड उसका 1.7 टाइम्स ज़्यादा है। मित्रों, वैसे तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स होना चाहिए, तभी सबका विकास हो सकता है। बट साइमल्टेनियसली वी ऑल्सो रिक्वायर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उसी सोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये एंटी टैक्स की बात है।
पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि वो रिस्ट्रिक्शन रख सके। इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर्स कम करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। उन्होंने भी बाय डिफॉल्ट तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बोलते हैं, बट विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि सभ्य देशों को बॉर्डर टैक्स लगाने की अनुमति है। पब्लिक मॉरल के लिए वो किसी चीज़ का इम्पोर्ट रोक लगा सकते हैं। नेदरलैंड के अंदर तो मारिजुआना लीगल है, बट वो अगर भारत में बेचने को आए तो हम उसको रोक सकते हैं फॉर पब्लिक मॉरल्स। अमेरिका के अंदर ऑटोमेटिक राइफल रिटेल दुकानों में भी बिकती हैं, बट वो भारत में बिकने को आए हम रोक सकते हैं। चाइना के अंदर उनके लोकल द हिंदू न्यूज़पेपर में कोई कॉलमनिस्ट अगर सरकार की निंदा कर दे तो उसको जेल में बंद करके उससे प्रिजन लेबर कराते हैं। अब ऐसा करके जो भी ट्यूबलाइट या मोबाइल फोन बनाए भारत में आए, हम उसके इंपोर्ट पे प्रतिबंध कर सकते हैं। फॉर पब्लिक मॉरल्स वी आर गिवन दिस पावर्स। उसी प्रकार गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल रिसोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स, इन सब के व्यापार के ऊपर भी कोई देश चाहे तो रिस्ट्रिक्शन कर सकता है। WTO ने सबको पावर दिया है। तो ये सब कुछ दिखाकर अरविंद सुब्रमण्यम ये जताना चाहते हैं कि बराबर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स चाहिए, वहाँ पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी चाहिए, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो पावर्स दिए गए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कुछ ज़्यादा ही दमखम से लगा दिए या फिर कि कुछ लंबा सोचे बिना लगा दिए और हम आगे ग्रो नहीं कर पाए। ये बात सही है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो कुछ प्रांत रजवाड़े अलग देश बनाना चाहते थे, तो इन सभी को साथ में जोड़ के एक वन टेरिटोरियल इंडिया का निर्माण करना था। तो सब राज्य सरकारों को भी अलग अलग पावर्स दिए गए खुश करने के लिए। परंतु आज की तारीख में तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि इंडिया ब्रेकअप हो जाएगा, तो राज्यों को ये बेफिजूल के और पावर दिए गए हैं, उसको कुछ कंसोलिडेट करना चाहिए। मतलब वन टेरिटोरियल इंडिया को वन इकोनॉमिक इंडिया बनाना है, देन वी रिक्वायर सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जैसे कि GST ले लिया और आगे ऐसे और भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये APMC मंडी उसके बाहर नहीं बेच सकते, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो सब के ऊपर आप कुछ रिफॉर्म्स ले तभी जाके वन इकोनॉमिक इंडिया बन सकता है, सबका साथ सबका विकास हो सकता है। बस मित्रों, इसी प्रकार की बोल बच्चन 11 चैप्टर में हुई थी, हमने पढ़ ली। 7 चैप्टर क्लोथ एंड शू वो भी देख लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दिस GDP, IIP, CPI, वो सभी इंडेक्स गिनती कैसे होती है और उसके ऊपर नोटबंदी की क्या इफेक्ट रही।